नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नया पेपर, जिसमें आपके एग्जाम में बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम की एक बेहतर और रणनीतिक रूप से तैयारी हो सके। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को किस नाम से जाना जाता है। हमें बताना है कि चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है विक्रम, दूसरा ऑप्शन है बीम, तीसरा ऑप्शन है प्रज्ञान और चौथा ऑप्शन है ध्रुव। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चंद्रयान 3 के जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। अब कुछ महत्वपूर्ण बात, और वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात की, चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो लॉन्चिंग डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान में रखना है 14 जुलाई को। और क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि लॉन्चर का नाम क्या था। लॉन्चर पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लॉन्चर का नाम आपको ध्यान में रखना है GSLV-MK3। एक अन्य क्वेश्चन जो कि बन सकता है कि कहाँ पर उतरा था, यानी कि चंद्रयान के कौन से ध्रुव पर उतरा था। तो दक्षिणी ध्रुव पर। लैंडिंग कहाँ पे हुई थी, तो दक्षिणी ध्रुव पर। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पे लैंड हुआ उस जगह का नाम क्या है, क्या रखा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु, यानी कि शिव शक्ति पॉइंट। तो इतनी सारी चीजें आपको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। हमको बताना है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उरुवेला में, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ में, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर में और चौथा ऑप्शन है बोध गया में। तो अगर इस सवाल का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भगवान बुद्ध ने जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ चीजों से रिलेटेड या कुछ जो शब्द हैं उन पर क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। एक होता है महाविनिष्क्रमण घटना, तो उसका संबंध किससे है। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। एक अन्य शब्द है, उसको रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है धर्म चक्र प्रवर्तक, एक शब्द बनता है धर्म चक्र प्रवर्तक, तो उसका संबंध किससे है। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति को जाना जाता है धर्म चक्र प्रवर्तक। तीसरा शब्द जो बनता है हमारे लिए कि महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, तो उसका अर्थ होता है भगवान बुद्ध की मृत्यु। ये तीनों शब्द भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं शब्दों से। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जेएनयू का प्रधान बना था। हमें बताना है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो जेएनयू का प्रधान कौन बना था। तो पहला ऑप्शन है सुदर्मन, दूसरा ऑप्शन है धर्मन, तीसरा ऑप्शन है प्रदुरामन और चौथा ऑप्शन है यशोवर्मन। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सुदर्मन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। हमें बताना है कि भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष किसको माना जाता है, आदि पुरुष किसको माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है रामानंद को, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य को, तीसरा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु को और फोर्थ ऑप्शन है रामानुजन। तो कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शंकराचार्य को। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शंकराचार्य को
भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष माना जाता है? तो आदि पुरुष कौन है? भक्ति आंदोलन के शंकराचार्य। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? हमें बताना है कि ये जो संगठन दे रखे हैं उनमें से भगत सिंह का संबंध किससे था? पहला ऑप्शन है नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, दूसरा ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और तीसरा ऑप्शन है गद्दर पार्टी, और चौथा ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। हमारा करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? हमें बताना है कि मुस्लिम लीग का जो निर्माण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, और चौथा ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सलीमुल्लाह खान और आगा खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही मुस्लिम लीग के निर्माण में। अब आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की फर्स्ट बैठक कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट बैठक कहाँ पे हुई थी? नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रथम बैठक कहाँ पे हुई थी मुस्लिम लीग। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मंत्रिमंडल में होते हैं, हमको बताना है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल कैबिनेट के मंत्री। तीसरा ऑप्शन है केवल कैबिनेट व राज्य मंत्री, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट के मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्री परिषद होती है, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है? उसमें राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, उसमें राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं और कैबिनेट के मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? कौन बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर वो धन विधेयक नहीं है उसके बारे में? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर वो धन विधेयक नहीं है उसको प्रमाणित करने का काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, और केवल मंत्री ही धन विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा कथन गलत है? हमको पकड़ना है इनमें से कि ये जो 4 कथन लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा कथन। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है या करता है। ऑप्शन नंबर 3 है धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत कथन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होकर के कितने वर्ष का होता है? तो वो राज्यसभा निरंतर चलती है, निरंतर चलती है, मतलब कि राज्य भी विघटित नहीं होती है। जैसे लोकसभा हर 5 वर्ष के बाद में विघटित हो जाती है, उसके बाद में नए चुनाव होते हैं और फिर वापस से नई लोकसभा गठित की जाती है, लेकिन राज्यसभा निरंतर चलने वाली बॉडी है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य पुनर्निर्वाचित किए जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे, केवल 2 दिन के लिए बने थे। उसके बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए फ्रेंड्स अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब तक कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? हमको बताना है कि हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, यानी कि आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगाया गया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार और चौथा ऑप्शन है 4 टाइम्स। तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कब कब अगर बात करेंगे तो पहला था 1962 में जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था। दूसरा ऑप्शन है 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और तीसरा था 1977 में 1977 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अब तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? हमको बताना है कि जब संसद के सत्र पूरे हो जाते हैं तो सत्रावसान की घोषणा किसके माध्यम से की जाती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा और चौथा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जब संसद के सत्र पूरे हो जाते हैं, सत्र पूरा हो जाता है, सत्रावसान की घोषणा प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लोक लेखा समिति में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। हमको बताना है कि जो लोक लेखा समिति होती है उसमें मेंबर कितने होते हैं और कहाँ कहाँ से कितने मेंबर लिए जाते हैं, यानी कि लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 15 और 7 यानी कि लोकसभा से तो 15 और राज्यसभा से 7। दूसरा ऑप्शन है 14 और 8 यानी कि लोकसभा से तो 14 और राज्यसभा से 8। तीसरा ऑप्शन है 11-11 यानी कि दोनों जगह से 11-11 मेंबर लिए जाते हैं। फिर 20 और 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोशिश करिए कि इसका राइट आंसर आप दे पाए। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लोकसभा से मेंबर होते हैं वो होते हैं 15 और राज्यसभा से जो मेंबर लिए जाते हैं लोक लेखा समिति में वो होते हैं 7 और टोटल मेंबर कितने होंगे हैं तो टोटल मेंबर होते हैं 22। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो यह जो है के की रिपोर्ट की जांच करती है। तो यह समिति यानी कि लोक लेखा समिति केग की रिपोर्ट की जांच करती है, यानी कि सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। और यह रिपोर्ट किसको सौंपती है तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। जो अध्यक्ष होते हैं उनको भेज जाती है ये वाली रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने कितना खर्चा किया, कितना कहाँ पे कितना खर्च किया, ये सारी चीजें इसमें लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति अपनी विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल वित्त विधेयक के मामलों में, दूसरा ऑप्शन है केवल निजी सदस्यों के विधेयक के मामले में, तीसरा ऑप्शन है केवल साधारण विधेयक मामले में और चौथा ऑप्शन है संसद द्वारा पारित सभी विधेयक मामले में। तो राष्ट्रपति अपनी विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कहाँ पे करता है वो हमें बताना है, कहाँ पे करते हैं वो हमें बताना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति
अपनी विशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। और अगर बात हो कि बाकी की जो शक्ति होती है, बाकी की जो पावर होती है राष्ट्रपति की, उनको अपने सारे काम मंत्रिमंडल की सिफारिश से करने पड़ते हैं। मंत्रिमंडल की सिफारिश से बाकी सारे काम करते हैं। इसीलिए भारत में जो राष्ट्रपति है उनको नाम मात्र की शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में इंदिरा बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट की स्थिति है, मतलब कहाँ पे स्थित है इंदिरा पॉइंट, वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन लक्षद्वीप में, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है निकोबार द्वीप समूह में, और चौथा ऑप्शन है लद्दाख में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निकोबार में, यानी कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निकोबार द्वीप समूह। अब हम देख लेते हैं कि भारत के जो आखिरी बिंदु है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होगा, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सबसे पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है किबिथु। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुजरात राज्य में, तो गुजरात में स्थित है, स्थान का नाम है गुहार मोती, यानी कि गुहार मोती जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु की, तो उसका नाम होगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल करके एक बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर दक्षिणी बिंदु की बात तो हमने की अभी, वो है इंदिरा पॉइंट, यानी कि जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान ने बजट पेश करने का काम सौंपा है। हमको बताना है कि संविधान ने बजट प्रस्तुत करने का काम किसको सौंपा है। तो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, और चौथा ऑप्शन है संसदीय सचिव। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमारे संविधान ने बजट पेश करने का काम माननीय राष्ट्रपति को सौंपा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। हमें बताना है कि दक्षिण गंगा कौन सी नदी को कहते हैं। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा या फिर इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पश्चिम घाट से इसका उद्गम होता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हमको बताना है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से वो निकलती है। पहला ऑप्शन है महाबलेश्वर, दूसरा ऑप्शन है त्र्यंबकेश्वर, तीसरा ऑप्शन है सिंहवा रायपुर सिंहवा रायपुर, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां हैं वहां से नदी का उद्गम होता है कृष्णा नदी। कहाँ पे गिरती है, तो ये पश्चिम घाट की है, और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके ये नदी गिरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
निम्न श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात करें। हमें इस श्रृंखला में एक पद नहीं दिया हुआ है, वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 5 के बाद है 15, 15 के बाद है 27, 27 के बाद है 36, 36 के बाद में रिक्त स्थान है और उसके बाद में है 45 यानी कि 45। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें पता लगाना है कि इस सीरीज का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो देखिए जब आप 0 से 15 तक पहुंचेंगे तो आप ऐड करेंगे प्लस का 15, 15 से 27 तक तो प्लस का 12, 27 से 36 तक तो प्लस का 9, और उसके बाद में रिक्त स्थान है और उसके बाद में है 45। तो देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, जैसे 15 से 12 तक पहुंचेंगे तो 3 का गैप है, 12 से वापस से 9 तक पहुंचेंगे तो वापस से 3 का गैप है, यानी कि 3 3 का अंतर है। तो हमें क्या करना है कि 36 में से 3 को, तो 3 3 का गैप है, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले 15 था, उसके बाद में 12 था, उसके बाद में 9 था, यानी कि 3 3 कम होता जा रहा है। तो 9 में से आप माइनस करोगे 3 को तो आपके पास में आंसर आएगा 6, और जब आप इस 6 को 36 में जोड़ोगे तो आंसर आएगा 42, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, यानी कि यहाँ पे भी हमको एक रिक्त स्थान निकालना है। क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर है, यानी कि यहाँ पे कौन सा पद आएगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि इस सीरीज का निर्माण कैसे हुआ है। इस सीरीज का निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए आप 40 से 35 तक पहुंचोगे तो -5 होगा, 35 से वापस से 45 तक पहुंचोगे तो प्लस का 10 होगा, सबसे पहले माइनस का 5, उससे पहले उसके बाद प्लस का 10, वापस से -5, प्लस का 20, वापस से -5 और प्लस का 30। अब की बार वापस कौन सी संख्या आने वाली है, तो हमें पता पड़ रहा है सबसे पहले -5 करना पड़ रहा है, उसके बाद में 10 10 का गैप है, यानी कि यहाँ पे +30 का गैप आ गया, यानी कि हमें क्या करना होगा, माइनस का 5 करना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 85 - 5, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 85 - 5। और जब 85 में से आप -5 करोगे तो आपके पास में आएगा आंसर 80, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 80। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यदि प्लस का मतलब होता है भाजक, भाग का मतलब होता है माइनस, माइनस का अर्थ होता है गुणा करवाना और गुणे का अर्थ होता है प्लस, तो हमें इस क्वेश्चन को हल करवाना है और देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करवाया जाता है, तो सबसे पहले आप चिन्हों को चेंज करवा दीजिए। तो हमारे पास में जो प्लस बन रहा है उसका मतलब होता है भाग करवाना, जो हमारे पास में भाग बन रहा है उसका मतलब होता है माइनस करना, जो हमारे पास में माइनस है उसका अर्थ होता है स्टार यानी कि गुणा करवाना, और गुणे का अर्थ होता है हमारे पास में प्लस करवाना। तो यही सारी चीजें आप क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, यानी कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन को लिखना है, यानी कि 8 + 2 भाजक 3 माइनस का 4 और इंटू में आ गया 6। अब ऐसा कैसा क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखिए, 8 2 3 4 और 6। अब आप चिन्हों को चेंज करवाइए, यानी कि प्लस को हमें लिखना है भाजक यानी कि 8 भाजक 2, भाजक को हमें लिखना है माइनस यानी कि 2 - 3, माइनस को हमें लिखना है स्टार यानी कि गुणा करवाना है 3 और 4 का, और गुणे का अर्थ होता है प्लस यानी कि 3 + 6। तो बस इस टाइप से अब हमें सिंपल सा अगर बोर्ड मास का नियम पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि 8 में हमें 2 का भाग देना है, हमारे पास में आंसर आएगा 4, 3 का 4 से गुणा यानी कि 3 4 12 प्लस का 6। तो 6 और 4 होते हैं 10, और माइनस का हमारे पास में 12 है, यानी कि माइनस का 12 प्लस का 10, तो इसका आंसर बनेगा माइनस का 2, और यही हमारा आंसर है। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर, यानी कि माइनस का 2 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्प्रिंग को UNUFRC लिखा जाए तो मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। हमें सिंपल सा क्वेश्चन, स्प्रिंग से ये वाला शब्द बना है, यानी कि स्प्रिंग से ये वाला शब्द बना है, और मोबाइल से कौन सा शब्द बनने वाला है।
तो सिंपल सा तरीका है, आप इसमें और इसमें संबंध निकाल लीजिए कि इससे ये शब्द कैसे बना होगा। उसके बाद में हम मोबाइल का भी करते हैं। चलिए, तो SPRING से बना है, यानी कि S से बना है U, P से बना है N, R से बना है U, I से बना है F, N से बना है R और G से बना है C। अब हमें देखना है कि इस वाले शब्द से ये वाला शब्द कैसे बना होगा। तो जब आप S में +2 ऐड करोगे, यानी कि S+2 करोगे, तो आपके पास में आएगा U। P-2 करोगे तो आपके पास में आएगा N। R+3 करोगे तो आपके पास में आएगा U। I-3 करोगे तो आपके पास में आएगा F। N में +4 करोगे तो आपके पास में आएगा R और G में -4 करोगे तो आपके पास में आएगा C। तो इस तरीके से ये वाला शब्द बना है। तो ऐसा का ऐसा हमें मोबाइल के लिए भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि +2 करना पड़ेगा। उसके बाद में -2 करना पड़ेगा। उसके बाद में प्लस का 3 ऐड करना पड़ेगा और माइनस का 3 वापस से घटाना होगा। उसके बाद में प्लस का 4 ऐड करना पड़ेगा, माइनस का 4 करना पड़ेगा। तो देखिए, जब जब आप m में +2 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा O, यानी कि MN के बाद आएगा O में से अगर -2 करोगे तो वापस से M बनेगा। B में आप प्लस का 3 ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा E और I में अगर आप -3 करोगे तो आपके पास में आएगा F। L में +4 करोगे तो आपके पास में आएगा P और अगर E में से -4 किया तो आपके पास में बनेगा A। तो हमारा राइट आंसर बना OMEFPA, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ये सारे शब्द निकाले जाते हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम में भी ABCD बना के देखना होगा कि किस तरीके से शब्दों का निर्माण हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अनिल अपने घर से उत्तर दिशा में 40 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपनी बाईं तरफ मुड़कर 50 मीटर चलकर बाएं तरफ मुड़ जाता है एवं 40 मीटर की दूरी तय करता है। अनिल अब अपने घर से चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दिव्या की ओर इशारा करते हुए भावना ने कहा, यह मेरे दादा की एकलौती पुत्री की माता की नातिन है। बताइए कि दिव्या भावना से किस प्रकार से संबंधित है। तो हमें बताना है कि दिव्या और भावना के बीच में कौन सा रिश्ता है। तो देखिए, ऐसे सवालों को कैसे हल करना होता है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि एकलौती पुत्री है भावना, यानी कि दादा की एकलौती पौत्री कौन है, वो है भावना। भावना से हम एकलौती पुत्री की बात हो रही है, यानी कि वो भावना खुद होगी, तथा उसकी माता की नातिन यानी कि भावना की पुत्री, उसकी माता की नातिन कौन होगी, भावना की पुत्री, यानी कि भावना की पुत्री कौन हुई, दिव्या। और यहाँ पे है दिव्या, यानी कि हमें बताया गया था कि भावना की पुत्री यानी कि दिव्या है।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी महीने का चौथा दिन गुरुवार है तो निम्न में से कौन सा दिन उस महीने की 19 तारीख से पहले पांचवा दिन होगा। हमें बताना है कि 19 तारीख से पहले पांचवा दिन। तो सबसे पहले 19 तारीख से पहले पांचवा दिन हम निकाल लेते हैं। 19 माइनस आप 5 करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 19 तारीख से पहले पांचवा दिन, यानी कि 14वें दिन की बात हमें करनी है। और हमें क्या दी, हमें दे रखा है कि चौथा दिन गुरुवार, यानी कि फोर्थ डे जो है वो कौन सा वार है, वो है गुरुवार। अब हम निकाल लेते हैं कि वापस गुरुवार कब पड़ेगा। तो 4 में जब आप 7 को ऐड करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 11, और 11 तारीख को वापस से गुरुवार होगा। हमें जाना है 14 तारीख तक, तो 12 तारीख, 13 तारीख और फिर 14 तारीख, और गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, उसके बाद में आएगा शनिवार, और 14 तारीख को कौन सा वार होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर रविवार, यानी कि, और ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपको हल करना है एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जब किसी संख्या में से 40 हटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% कितना होगा, वो हमको निकालना है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि वह संख्या कौन सी है, x है। माना कि वह संख्या कौन सी है, x है। अब हमें क्या करना है कि 40 को हटाना है, यानी कि x में से -40 करना है। और जब आप x में से -40 करोगे तो इस संख्या का वो घटकर 60% हो जाएगा, यानी कि x का वो हो जाएगा 60%, यानी कि x इंटू 16 डिवाइड विथ 100। बस इसको सोल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, तो हमारे पास में आंसर बचेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू, जब आप 2 से काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3 और बटावा में 5, यानी कि 3x बटावा 5। और जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 5x माइनस 200 बराबर 3x। और यहाँ से हमारे पास में आंसर आ जाएगा 5x में से 3x को माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 2x बराबर, इस 200 को इधर भेजोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, ये प्लस का 200 बन गया, और x का मान हमारे पास में आ गया 100, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। सबसे पहले मानना है संख्या को, और जैसा क्वेश्चन में बोला है उस तरीके से करते जाना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 90 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दुगुने के बीच में कितना अंतर होगा, वो हमको निकालना है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वह सम संख्या कौन सी है। माना कि पहली जो सम संख्या है वो x है। तो दूसरी लगातार सम संख्याओं की बात हो रही, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2, और थर्ड जो हमारी सम संख्या हो जाएगी वो होगी x प्लस 4, और इसका योग हमें दे रखा है वो है 90, यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 90। और जब यहाँ से आप x का मान निकालोगे, यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे तो 3x बराबर, यानी 3x प्लस 2 और 4 यानी कि 6 बराबर आपके पास में आएगा 90। तो यहाँ से हमारे पास में x का मान आ जाएगा, यानी कि x हमारे पास में आ गया 90 माइनस 6 डिवाइड विथ, तो यहाँ से x का मान आप निकालोगे तो बचेगा 84 डिवाइड विथ 3, और 3 का भाग जब आप 84 में दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 28। तो आपके पास में x का मान आ गया 28। अब जैसा हमें क्वेश्चन में कहा है उस तरीके से करना है। तो सबसे छोटी संख्या का 1/4, यानी कि हमें 28 का क्या करना है, 1/4 निकालना है। और 28 का 1/4 कितना होता है, तो वो होता है 7।
तो 28 का 1/4 तो हो गया 7, और सबसे बड़ी संख्या की दुगुने, तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या का दुगुना कितना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या है थर्ड जो संख्या है वो x+4, यानी कि 28 में आपको करना है 4 को ऐड, तो 28 + 4 होगा 28 + 4 आप करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 32, और 32 का जैसा हमें क्वेश्चन कहा है कि 32 का दुगुना, तो 32 का दुगुना कितना होता है, वो होता है 64। ठीक, तो 32 का दुगुना होता है 64। सबसे बड़ी संख्या के दुगुने और सबसे छोटी संख्या के 1/4 के बीच में कितने गैप है, कितने का फर्क है, वो हमको निकालना है। तो 64 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 57, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि 64 में से 7 को घटाना है, कितना अंतर है वो हमको निकालना है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है।